जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दहन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मैंने कोई भी गैसीय पदार्थ लिया, मीथेन ले, इथेन ले, या कोई भी आप कार्बन लेते हैं, जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा इसमें से निकलती है, जो यह बताती है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जहां पर भी ऊष्मा का निर्माण होगा उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो श्वसन भी हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन मतलब हमारा सांस लेना। सांस लेने में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन का क्या काम है? यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे ग्लूकोज यानी कि भोजन, ग्लूकोज को हम भोजन भी कहते हैं। जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वह इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे कि ऊष्मा का निर्माण होता है। इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी तरह की अभिक्रिया है ऊष्माशोषी यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी कि एक ही अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूटना कहते हैं। विखंडन भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि एक अभिकारक से दो पदार्थों का उत्पादन हुआ, इसीलिए इसे वियोजन अथवा विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम आयरन सल्फेट के रूप में ले सकते हैं, जिसे जब गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए, विखंडन या वियोजन तीन प्रकार से हो सकता है। ऊष्मा द्वारा हो सकता है, प्रकाश द्वारा हो सकता है और विद्युत द्वारा। सबसे पहले ऊष्मा द्वारा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया यानी कि ऊष्मा दी तो यह किस में बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह प्रकाश द्वारा यानी कि जैसे सिल्वर क्लोराइड अथवा सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों को ही जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन और ब्रोमाइड में से ब्रोमीन अलग हो जाता है। जो आप देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यह सिल्वर ब्रोमाइड ज्यादातर श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी में देखेंगे हर एक केस में या उदाहरण में हम देखते हैं ऊष्मा का इस्तेमाल हुआ है। इसी का तीसरा है विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत की मदद से एकल अभिकारक को टुकड़ों में या उत्पाद में तोड़ना। जैसे पानी को जब हम उसमें से विद्युत गुजारते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये सभी तीनों ही ऊष्मा विखंडन के हैं, जिन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी तरह की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है जो अधिक बलशाली है वो कम बलशाली को उसके विलयन में से हटा देता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और कोई अगर आपसे शक्तिशाली बच्चा आता है तो वो आपको आपकी सीट से हटाने का दम रखता है। उसी तरह से मैंने यहाँ लिया आयरन और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यह विलयन है जो पहले से सीट पर बैठा है। अब आपके इस यहाँ पर आया आयरन। आयरन क्योंकि कॉपर से अधिक बलशाली था, आयरन ने क्या किया, इसके विलयन में से कॉपर को हटा दिया और खुद इसके स्थान पर आकर आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को वहां से हटा दिया। इसका मतलब आयरन कॉपर से अधिक बलशाली था, आयरन ने कॉपर को हटाया और उसकी जगह आकर खुद बैठ गया। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन में से हटा दे, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके पास उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यह दो भाग हैं इसके, सोडियम आयन और सल्फेट आयन। इसी तरह से बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसमें क्या होता है, सल्फेट बेरियम के पास चला जाता है और क्लोरीन सोडियम के पास आ जाता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान।
तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। क्योंकि अब देखिए, सोडियम के साथ सल्फेट ना होकर क्लोरीन आ गया और बेरियम के साथ क्लोराइड ना होकर सल्फेट, यानी कि इन दोनों ने अपने आयनों को एक दूसरे से बदल लिया। अब क्योंकि बेरियम सल्फेट एक सफेद रंग के अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हमारा है उपचयन व अपचयन। जो आपका है 5वीं तरह की समीकरण, उसे हम कहते हैं उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास अथवा कमी, ह्रास को हम कमी भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब आकर इसमें कॉपर जुड़ गया, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि। इसी का उल्टा है अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास अथवा कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। अब जैसे हमने देखा कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। आप देखिए, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, परंतु उत्पाद में ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी कि ह्रास हो गया, तो इसे हम अपचयन कहते हैं। एक कॉमन उदाहरण जो दोनों के लिए है, यही वाला कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस पानी। इसमें देखिए, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था परंतु उत्पाद में नहीं है, यहाँ हुआ ह्रास, तो इसका हो रहा है अपचयन। जबकि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो इसका हो रहा है उपचयन। तो इसको हम कहेंगे उपचयन तथा अपचयन। ये 5 तरह की समीकरण थी जो हमने पढ़ी। इसके बाद हमारे पास आता है संक्षारण। संक्षारण से क्या अभिप्राय है, जब किसी धातु पर अम्ल या जल या वायु की वजह से, उसके संपर्क में आने की वजह से इस पर कोई परत चढ़ जाती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप नॉर्मली अपने आसपास भी देखते हैं, लोहे पर जंग लग जाता है, या फिर चांदी काली हो जाती है, या फिर तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस सभी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्योंकि इससे धातुओं पर एक अलग ही तरह की, जैसे लोहे के ऊपर लोहे की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, सिल्वर यानी कि चांदी के ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर कार्बोनेट, हरे रंग की जो परत होती है वो कार्बोनेट की वजह से होती है, जिनकी वजह से धातुओं को नुकसान होता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े पुल जो लोहे के बनाए जाते हैं या लोहे की रेलिंग होती है, कुछ समय बाद इनके ऊपर एक अजीब से रंग की परत, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जो कि धीरे धीरे धातु को नष्ट कर देती है, तो ये संक्षारण कहलाती है। एक और इस हमारे पास टर्म आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब किसी भी वसा या तेलीय पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर अपचयन के कारण खराब होना, यानी कि स्वाद बदल जाना या गंध आ जाना, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे अगर आप कुछ समय के लिए तले हुए पदार्थों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी गंध अलग से हो जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है। ऐसा यूजुअली हम देखते हैं, जैसे हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट्स को अगर आप खुला काफ़ी टाइम तक छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं तो चिप्स के पैकेट बंद होते हैं, जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके अपचयन का कार्य करती है, तो ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जो कि कम सक्रिय है, जो इसकी विकृत गंधिता होने से या अपचयन होने से रोकती है और उसे सुरक्षित रखती है। इसीलिए चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि वह कम सक्रिय है और भोजन को खराब होने से बचाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था, पहला चैप्टर रासायनिक, जो आपका रासायनिक समीकरण, और इसके बारे में हमने आज पढ़ा है, 5 तरह की पढ़ी है। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में हम इसे अच्छे से कर सकें। थैंक यू।